नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है stdforstenographer@gmail.com। दोस्तों वहाँ पे 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 160 की स्पीड से रहेगा। तो तैयारी आपको कम से कम 170 की करके जानी है, ताकि वहाँ पे डिक्टेशन लिखने में कोई भी दिक्कत ना आए। इस डिक्टेशन को लिखने के बाद आप लोग इसको ट्रांसक्राइब करिएगा और ट्रांसक्राइब करके मिलाकर बताइएगा कमेंट में कि कितने आपके अभी मिस्टेक हो रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि लगभग मई में इसका स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो रेडी। 5 सेकेंड स्टार्ट। सभापति जी, भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चले यह आवश्यक है, लेकिन विदेश नीति लचीली होनी चाहिए, जड़ नहीं। भारत की विदेश नीति यथार्थवादी होनी चाहिए, कल्पना के लोक में विचरण करने वाली नहीं। 1962 में जब कम्युनिस्ट चीन ने हम पर हमला किया तो हमारी आंखें खुली और हमने शक्ति बटोरी, और 1965 में उस शक्ति का थोड़ा प्रदर्शन भी किया, मगर श्री लाल बहादुर शास्त्री चले गए और फिर देश जड़ता की स्थिति में आ गया। आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि कोई प्रभावी कार्यवाही कर सकें। मुझे ताज्जुब हुआ जब अभी हमारे साथी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट भाषण कर रहे थे और कह रहे थे कि चीन के साथ सभी ने अपने संबंध सुधारे हैं, लेकिन हमने नहीं सुधारे हैं। चीन ने हमारे सिवा और किसी पर हमला किया है? हाँ, रूस के साथ भी यह छेड़छाड़ कर रहा है। जब हम अपने पर आक्रमण की बात कहते हैं तो उसमें तिब्बत पर आक्रमण भी शामिल है, लेकिन चीन ने अमेरिका पर हमला नहीं किया। चीन ने ब्रिटेन के साथ भी अतिक्रमण नहीं किया। चीन के शिकार तो हम हैं। हमने और देशों के साथ मित्रता करने की कोशिश की है और सरकार ने भी की थी। जब माओ त्से तुंग मुस्कुराए थे तो नई दिल्ली की कली थोड़ी सी खिलने लगी थी, मगर बाद में उस पर तुषारपात हो गया। अगर चीन हमारी भूमि वापस करने के लिए तैयार हो, अगर चीन सभ्य देश के नाते हमारी सीमाओं को अनुल्लंघनीय मानता हो, और अगर चीन हमारी प्रभुसत्ता का समादर करे, तो चीन के साथ भी संबंध सुधारे जा सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट निक्सन और कम्युनिस्ट चीन के नेताओं की जो मुलाकात होने जा रही है, उसमें भारत अगर कोई भूमिका निर्वाह कर सकता है तो वह भूमिका यही है कि हम इस मिलन को थोड़ा व्यापक बनाने का प्रयत्न करें। अभी कुछ अमेरिकी सेनेटर्स ने कहा है कि प्रेसिडेंट को सोवियत रूस भी जाना चाहिए। यह धारणा दूर करना चाहिए कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का जो त्रिकोण बन रहा है, इसका एक कोण हमारी छाती पर और दूसरा कोण सोवियत रूस की छाती पर होगा। इसे ध्यान में रखना होगा। महोदय, यह त्रिकोण अगर विश्व की सुरक्षा के हितों में व्यापक बनता है या चीन के युद्ध की अनिवार्यता के सिद्धांत का परित्याग करके सही रास्ते पर आता है, तो मैं समझ सकता हूँ। अगर चीन मित्रता चाहता है तो उसे मित्रता का सबूत देना होगा, और मैं उन लोगों से नहीं हूँ जो यह मानते हैं कि निक्सन और माओ त्से तुंग की मुलाकात हुई तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा होने वाला नहीं है। समस्याएं जटिल हैं, समस्याएं पेचीदा हैं। हाँ, उनको खेलने के लिए दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं, खिड़की खुल सकती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि त्रिगुट हमारे लिए चिंता का कारण बन सकता है। इसका हल यह नहीं है कि हम रूस की गोद में जाकर बैठ जाएं। इसका हल एक ही है कि हम अपने पैरों पर खड़े रहें और स्वावलंबी बने और एटम बम का निर्माण करें। हम 1947 में आज़ाद हुए और चीन की क्रांति 2 साल बाद 1949 में हुई। आज इस 2 साल की देरी के बाद भी कम्युनिस्ट चीन इस स्थिति में है कि सब देश उसकी मित्रता की याचना करें। तो हमें विचार करना होगा कि हमारी नीति कहाँ गलत थी, जिससे आज हम विश्व के आकर्षण के केंद्र नहीं बन सके
और आज तो छोटा सा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी हमको मात देते हुए दिखाई देता है। उसने हमें तो ज़रूर बेवकूफ़ बनाया है। मैं चाहता हूं कि विश्व के बदलते हुए संदर्भ में हम अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करें। हम देखें कि परिस्थिति के बदलने के साथ हमारी विदेश नीति का लचीलापन कायम रहता है या नहीं। हम यह देखें कि हमारी विदेश नीति हमें मित्र जुटाने में सहायक होती है या नहीं। बड़े बड़े पड़ोसी देशों के साथ भी हमें मित्रता के संबंध कायम नहीं रख सके। बर्मा की सरकार ने हमारे पीटीआई के संवाददाता को 9 घंटे का नोटिस देकर निकाल दिया। रंगून में एक ही भारतीय संवाददाता था। उसे इमिग्रेशन ऑफिस में 2 बजे बुलाया गया और कहा गया कि रात के 2 बजे अपनी बीवी के साथ वापस चले जाओ। फिर उसे अपनी बीवी से मिलने नहीं दिया गया, उसे घर नहीं जाने दिया गया। क्या किसी देश के संवाददाता के साथ कोई देश इस तरह का व्यवहार कर सकता है? मुझे नहीं मालूम कि इस बारे में विदेश मंत्री ने क्या किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अहिंदी प्रदेशों के बारे में भी कहना चाहता हूँ। अगर मद्रास में तमिल चलेगी, अगर बम्बई में मराठी में कामकाज होगा, अगर कलकत्ते में बांग्ला भाषा के माध्यम से शिक्षा दीक्षा और शासन व्यवहार होगा, तो क्या फिर नई दिल्ली में त्रिशंकु की तरह से अंग्रेजी लटकती रहेगी? अगर भारतीय भाषाएं आगे बढ़ेंगी, अगर भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बनेंगी, अगर भारतीय भाषाओं में राजकाज चलेगा, तो फिर नई दिल्ली में हमें संपर्क के लिए कोई ना कोई भाषा निश्चित करनी होगी। उस भाषा को लादने का सवाल नहीं है। वह भाषा अपने आप विकसित हो रही है, वह भाषा अपने आप जगह लेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। अभी मेरे मित्र श्री मनोहरन कह रहे थे कि हमारा फेडरेशन है, यूनिटरी स्टेट नहीं है। मैं उनसे इस बात से सहमत हूँ। यहाँ हमारा संघात्मक शासन है, एकात्मक शासन नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के अधिकार अलग कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें केंद्र की सत्ता सर्वोपरि है और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें राज्य का अधिकार अंतिम है। राजभाषा का मामला केंद्र की परिधि में आता है। राजभाषा केंद्र को ही निर्धारित करनी है और अगर इस निर्णय में प्रदेशों को भी हिस्सेदार बनाना है तो संविधान के वर्तमान स्वरूप को कायम रखते हुए यह नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब पंडित नेहरू श्री एंथनी के भाषण के बाद बोल रहे थे तो श्री एंथनी ने उनको टोका और उनसे पूछा कि क्या इस विधेयक में अहिंदी भाषियों के लिए कोई आश्वासन है। श्री एंथनी ने कहा उनके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो नेहरू जी नाराज हो गए। नेहरू जी ने नाराज होने के बाद भी ऐसी भाषा नहीं बोलते थे। संसद केंद्र की राजभाषा के बारे में निर्णय करते हुए सभी भारतीय भाषाओं में बोलने वालों और भाषाओं का ध्यान रखे, मगर यह संसद यह निर्णय राज्यों पर नहीं छोड़ सकती। मैं आपको 24 अप्रैल 1963 की संसद की कार्यवाही का एक अंश सुनाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि अगर यह संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है। यह संसद चाहे तो किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। यह संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम बदल सकती है। इसके लिए संसद को राज्य की विधानसभा की राय लेना जरूरी है, लेकिन राय मानना जरूरी नहीं है। मगर इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है कि अगर एक राज्य भी कहेगा कि केंद्र में अंग्रेजी चलनी चाहिए तो फिर केंद्र में अंग्रेजी चलेगी। यह संसद अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं सौंप सकती। केंद्र की राजभाषा के मामले में एक राज्य के हाथ में वीटो का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जहाँ तक लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों का प्रश्न है, इस विधेयक के द्वारा लोकसभा के अधिकारों को कम किया गया है। हम राजभाषा के मामले में कोई भी फैसला करें, हम बहुमत से कर सकते हैं। वह फैसला राज्यसभा में जाएगा पुष्टि के लिए और राज्यसभा अगर चाहे तो उसे स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। उसके बाद संविधान में व्यवस्था की गई है कि दोनों सदनों की मिलीजुली बैठक होगी जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से निर्णय लिया जाएगा। मगर इस विधेयक में कहा गया है कि सब राज्यों की विधानसभाओं से पूछो और फिर राज्यसभा से भी प्रस्ताव पास कराओ। मैं नहीं समझ
समझता कि सदन इस स्थिति को स्वीकार कर सकता है। यह प्रश्न केवल भाषा का नहीं है, यह केंद्र की शक्ति का और सर्वसंप्रभुता का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि केंद्रीय सरकार इस स्थिति के बारे में विचार करे। हमारे मद्रास के मित्र चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में हिंदी का विरोध नहीं है। अभी हाल में श्री निजलिंगप्पा ने एक भाषण देते हुए कहा कि उनके यहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है। केवल मद्रास ही ऐसा प्रदेश है जिसने भाषा के बारे में सार्वदेशिक निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। हमारे तमिलनाडु के मित्र कहते हैं कि वे हिंदी का प्रचार स्वेच्छा से करेंगे। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जब कोई चीज़ लादी जाती है तो उसका विरोध होता है, लेकिन संविधान सभा का निर्णय लादना नहीं है, संविधान का पालन करना लादना नहीं है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, जिसमें पंक्चुएशन भी शामिल। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।